प्यारे बच्चे नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th। बहुत से स्टूडेंट ऐसा मानते हैं कि फ़िज़िक्स एक बहुत ही कठिन विषय है और इसमें उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी भी आती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि फ़िज़िक्स एक बहुत ही आसान विषय है, बट शर्त यह है कि आप इसे अच्छे से समझें तथा रेगुलर अभ्यास करें। साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे जो बेल आइकॉन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। लेट स्टार्ट यूनिट फर्स्ट, स्थिर विद्युत, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। यह यूनिट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सीधे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड। चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चैप्टर सेकंड इसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब थोड़ा सा अपन समझेंगे स्थिर विद्युत क्या होता है, इसकी परिभाषा की कुछ एग्जाम्पल, फिर सीधे आते हैं अपन चैप्टर फर्स्ट में। ठीक है, तो देखिए स्थिर विद्युत की परिभाषा। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। एक बार और देखिएगा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। इसको अपन एग्जाम के माध्यम से समझते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है इसका कि शुष्क मौसम में स्वेटर को शरीर से उतारते समय चर चर की ध्वनि का उत्पन्न होना तथा कभी कभी चिंगारियों का दिखाई देना। ये किसका एग्जाम्पल? स्थिर विद्युतिकी का। और दूसरा एग्जाम्पल इसका बोलता है टेलीविज़न या कंप्यूटर के मॉनिटर के नज़दीक अपनी हथेली लाने पर कड़क की ध्वनि का उत्पन्न होना। ये भी किसका एग्जाम्पल है? स्थिर विद्युतिकी का। अब आपने ये दोनों जो एग्जाम्पल है ये अपने प्रैक्टिकली देखा होगा। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल में हम चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे। फिलहाल अपन बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की। लेट स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चैप्टर फर्स्ट में विद्युत आवेश के अंतर्गत हम क्या क्या और किन किन टॉपिक को अपन कवर करेंगे। सबसे पहले अपन कवर करेंगे विद्युत आवेश, उसके बाद हम कवर करेंगे विद्युत क्षेत्र। इसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको हम 1 बाय 1 कवर करते जाएंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे विद्युत आवेश की, कि विद्युत आवेश होता है क्या है, विद्युत आवेश उत्पन्न कैसे होता है, विद्युत आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं और विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम विद्युत आवेश की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है? विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव कराता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश को स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा हम एक बार और देखते हैं कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव कराता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश को स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। इसका एग्जाम्पल आपने छोटी क्लास में देखा होगा और इसका प्रैक्टिकल भी आपने किया होगा। जैसे कि मान लो हमारे पास एक पेन है, इस पेन को हम बालों में रगड़ते हैं। कुछ देर रगड़ने के बाद इस पेन को हम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये कागज़ के टुकड़े उठ उठ के इस पेन पर चिपक जाते हैं। ये प्रैक्टिकल आपने अक्सर किया ही होगा और नहीं किया हो तो करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि ये कागज़ के टुकड़े जो है इस पेन के ऊपर चिपक जाते हैं। तो हमको यहाँ पर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी
कि जब हम पेन को बालों में रगड़ते हैं तो इस पेन में वो गुण आ जाता है, ठीक है। जब हम पेन को बालों में रगड़ते हैं तो इस पेन में वो गुण आ जाता है कि वो दूसरी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है या दूसरी चीज़ों पर बल अनुभव कराता है। तो विद्युत आवेश क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जरूर इसको लिखिएगा। उदाहरण, यदि किसी आवेशित छड़ को कागज़ के टुकड़ों के पास लाया जाता है तो कागज़ के टुकड़े उस छड़ पर चिपक जाते हैं, जबकि बिना आवेशित छड़ के कागज़ नहीं चिपकते। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? यदि किसी आवेशित छड़ को कागज़ के टुकड़ों के पास लाया जाता है तो कागज़ के टुकड़े उस छड़ पर चिपक जाते हैं, जबकि बिना आवेशित छड़ कागज़ नहीं चिपकेंगे। लेट स्टार्ट अगला टॉपिक, विद्युत आवेश के प्रकार। देखिए, विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। अब देखिए धनावेश क्या होता है। धनावेश, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। मान लिया हमारे पास एक कांच की छड़ है, उस कांच की छड़ को अपन क्या कहते हैं? रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। जो कांच की छड़ में जो आवेश आएगा वो आवेश कौन सा आवेश कहलाएगा? धनावेश कहलाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ऋणावेश क्या होता है। देखिए, एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास एबोनाइट की एक छड़ है, उस छड़ को हम ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ जो होती है उसमें जो आवेश उत्पन्न होगा उस आवेश को हम कहेंगे ऋणावेश। ठीक उसी प्रकार अगला टॉपिक आता है कि आवेश क्या होता है। आवेश को परिभाषित करना है अपने को। ठीक है, आवेश यानी कि चार्ज, किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ पर बल आरोपित कर सकता है उसे आवेश कहते हैं। जस्ट हमने अभी एक एग्जांपल देखा था कि हमारे पास एक पेन है, इस पेन को हमने बालों में रगड़ा, बालों में रगड़ने के बाद इस पेन को हम कागज़ के छोटे टुकड़े के पास ले गए तो हमने देखा था कि ये कागज़ के टुकड़े उठ के इस पेन पर चिपक जाते हैं। यानी कि इस पेन को बालों में रगड़ने के बाद वह गुण इसमें आ जाता है कि दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या दूसरे पर बल आरोपित करता है। वो जो बल आरोपित करता है वो क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। तो परिभाषा ही बोले कि किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ पर बल आरोपित कर सकता है उसे आवेश कहते हैं। अब देखिए आवेश के गुण, कि आवेश के गुण क्या क्या होते हैं। तो पहला गुण इसमें बताया गया है कि आवेश मुख्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनावेश और नंबर 2 ऋणावेश। जस्ट अपन ने देखा था कि धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि आवेश मुख्य दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। सेकंड पॉइंट बोल रहा है इसका, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। यानी कि मान लो समान आवेश यानी एक जैसे प्लस प्लस हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित, यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगे। और आगे क्या बोल रहा है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी विपरीत आवेश, यानी कि एक प्लस है और दूसरा माइनस है, ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये अपना दूसरा पॉइंट बोल रहा है। अगला, किसी पदार्थ या कण में अनंत मात्रा में आवेश हो सकता है। कोई भी पदार्थ या वस्तु या कोई भी कण उसमें अनंत मात्रा में आवेश हो सकता है। और इसका लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है
किन्हीं दो आवेशों को आपस में रगड़ने पर उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। किन्हीं दो ठोसों को आपस में रगड़ने पर उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। कोई भी दो ठोस लो, आपस में रगड़ोगे तो क्या उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि मान लो आपने दो पत्थर लिए, आपस में रगड़े तो पत्थर क्या होता है, गर्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों पत्थर के अंदर आवेश उत्पन्न हो गया है। अगले टॉपिक पर आते हैं हम, आवेशों के प्रकार। देखिए आवेश के प्रकार क्या होते हैं। आवेशों के प्रकार की जानकारी के लिए हम निम्न प्रयोगों करते हैं। ठीक है, आवेशों के प्रकार की जानकारी के लिए हम निम्न प्रयोग करते हैं। पहला, कांच की एक छड़ लेते हैं, उसे रेशम के कपड़े से रगड़कर धागे की सहायता से लटका देते हैं या धागे से लटका देते हैं। फिर कांच की एक अन्य छड़ लेते हैं, उसे भी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तथा धागे से लटकी छड़ के पास लाते हैं। हम देखते हैं कि धागे से लटकी हुई छड़ प्रतिकर्षित होती है, यानी कि उससे दूर चल जाती है। हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे कि मान लो एक कांच की छड़, पहले हमने कांच की छड़ ली, इसको अपन ने क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़ा और उसको धागे की सहायता से उसको एक स्वतंत्र लटका दिया। तो हम देखा है कि इस पर कौन सा प्लस चार्ज आया। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि एक कांच की अन्य छड़ ली और उस छड़ को हमने फिर से रेशम के कपड़े से रगड़ा। अब रगड़ने के बाद जो धागे से लटकी हुई जो छड़ थी उसको इस छड़ के पास लेके आए। तो देखिए इस पर भी समान आवेश है और इस पर भी समान आवेश है। अभी हमने देखा कि जो समान आवेश होते हैं वो क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात ये धागे से लटकी हुई जो छड़ है वो इस छड़ से दूर की ओर जाएगी, यानी कि प्रतिकर्षित होगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि उपरोक्त प्रयोग में दोनों छड़ एक ही पदार्थ की है, यानी कि सेम पदार्थ कांच की बनी हुई है, इसलिए दोनों छड़ों में समान आवेश उत्पन्न होगा तथा समान आवेश या सजातीय आवेश हमेशा प्रतिकर्षित होते हैं, जिससे दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं प्रयोग नंबर 2 की। देखिए प्रयोग नंबर 2 क्या बोल रहा है, एबोनाइट की एक छड़ लेते हैं, उसे ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़कर एक धागे की सहायता से लटका देते हैं तथा एबोनाइट की एक अन्य छड़ लेते हैं, उसे भी ऊनी कपड़े से रगड़कर धागे से लटकी छड़ के पास ले जाते हैं। ऐसा करने से पहली छड़ प्रतिकर्षित हो जाती है। क्या करती है, प्रतिकर्षित हो जाती है। देखिए मान लो हमने क्या एक प्रयोग किया है कि ये एक धागा है, ये एक एबोनाइट की लकड़ी है। तो हमने क्या किया है कि एबोनाइट की लकड़ी को हमने पहले ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से इसको रगड़कर धागे की सहायता से स्वतंत्र लटका दिया। फिर दूसरी छड़ हमने एबोनाइट की ली, उसको भी हमने क्या किया, रेशम की ऊनी के कपड़े से रगड़कर पहली छड़ जो धागे से लटकी हुई उसके पास ले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इस पर भी ऋण आवेश है और इस पर भी ऋण आवेश, और समान आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो देखिए इस छड़ को इस छड़ के पास ले जाते हैं तो धागे से लटकी हुई जो छड़ होती है इस छड़ के कारण क्या करेंगे, इससे दूर हटेगी, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, उपरोक्त प्रयोग में भी दोनों छड़ एक ही पदार्थ की बनी हुई, यानी कि देखो ये भी एबोनाइट की है और ये भी एबोनाइट की, अगर सेम है एक ही पदार्थ की बनी हुई तो उन पर आवेश भी समान उत्पन्न होंगे तथा दोनों छड़ पर समान आवेश उत्पन्न होगा। एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। हम देखा पहले कि एबोनाइट की छड़ पर हमेशा ऋण आवेश उत्पन्न होता है और कांच की छड़ पर धन आवेश उत्पन्न होता है तथा सजातीय आवेश हमेशा प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कि समान आवेश जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तभी तो ये छड़ इस छड़ से पास लाने पर ये दूर जाती है। अब प्रयोग नंबर 3 करेंगे हम। देखिए अब छड़ एक प्रयोग नंबर 3, देखिए इसमें क्या होता है, कांच की एक छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर धागे की सहायता से लटका देते हैं।
तथा एक एबोनेट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़कर धागे से लटकी छड़ के पास ले जाते हैं। ऐसा करने से दोनों छड़ एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। देखिए बहुत सिंपल प्रयोग है। तो इसमें क्या कहते हैं कि कांच की छड़ होती है। इस कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़कर धागे की सहायता से स्वतंत्र लटका देते हैं। फिर हम एक एबोनेट की छड़ लेते हैं। एबोनेट की छड़ को ऊनी कपड़ा बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं और उसको धागे से लटकी हुई छड़ के पास ले जाते हैं। हम देखते हैं कि कांच की छड़ पर हमेशा धनावेश उत्पन्न होता है और एबोनेट की छड़ पर हमेशा ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो हमने अभी देखा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। देखिए इस पर धनावेश है और इस पर ऋणावेश है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। मतलब ये दोनों छड़, ये जो छड़ इस छड़ के पास ले जाते हैं तो ये प्लस वाली छड़ जो है, जो धागे से लटकी हुई छड़ है, ये इस छड़ के पास आएगी यानी इसकी तरफ आकर्षित होगी। तो देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, उपरोक्त प्रयोग में दोनों छड़ अलग अलग पदार्थ की बनी हुई है। अभी देखा एक छड़ कांच की है, दूसरी एबोनेट की है। कांच की छड़ पर धनावेश तथा एबोनेट की छड़ पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। हमेशा इस पर धनावेश होता है, इस पर ऋणावेश होता है। क्योंकि यहाँ दोनों आवेश विपरीत प्रकृति या विजाती है, इसलिए दोनों छड़ें एक दूसरे को आकर्षित करती है। देखिए इस पूरे तीनों प्रयोग में से क्या क्या निष्कर्ष निकलता है। देखिए उपरोक्त प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि समान प्रकृति या सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकृति या विजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि जो समान आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात प्लस प्लस हमेशा क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, और एक प्लस है और एक माइनस, यानी कि ये हमेशा क्या है, विपरीत प्रकृति के हैं। ये हमेशा क्या करें, आकर्षित करेंगे, आकर्षित करते हैं। आई होप कि आज आपको जो पढ़ा है ये समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और बार बार प्रैक्टिस करिएगा और इसके नोट्स भी बनाइएगा। धन्यवाद।